नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क पर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस अपील के बाद आगे बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दे की तरफ। मुद्दा बहुत सीरियस है और जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस फैसले की तरफ, जहां पर उन्होंने हर एक रेहड़ी पट्टी वाले, हॉकर जो होते हैं, ठेले वाले, ढाबे वाले, इन सबको ये कहा है कि आप जो है अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन, जो भी ओनर है उसका नाम जो है, तो आप अपना ऐसी जगह लगाएँ जहाँ पे वो आसानी से दिखाई दे और पता चले कि वो दुकान या फिर ठेला किसका है। इससे ज़्यादा कोई समस्या तो समझ में नहीं आती है। तो इसको समझते हैं इस तरीके से कि एक और चीज़ जो कही जाती है, जो ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंडिंग चलती है, कि जैसे कई सारी चीज़ों से एक ट्रेंड हुआ। एक चीज़ ये ट्रेंड होती है कि मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। ठीक है? एक इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके के भी ट्रेंड ट्विटर पे चलते रहें। अब हम आरोप नहीं लगा रहे हैं सरकार पर हम सवाल उठा रहे हैं कि श क्या ये भी एक कारण है, जो कि इस वजह से आर्थिक बहिष्कार हो सके किसी का? दूसरा, एक अयोध्या को लेके ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे, जब अयोध्या में 4 जून को भारतीय जनता पार्टी फैज़ाबाद की सीट हार जाती है, तो उसके बाद अयोध्या के लोगों को रामद्रोही कहा गया और कहा गया कि अयोध्या जो भी तीर्थयात्री या फिर जो भी दर्शनार्थी जाए, वो अयोध्या के लोगों से सामान ना खरीदे। अब इस तरीके की हमारे देश में चीज़ें चलने लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप सपोर्ट ना करें, तो आप हिंदू विरोधी, ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। अब क्या है कि इन सब चीज़ों से को ज़्यादा रिलेट करने की तो मैं ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझता हूँ, पर हाँ, कुछ कहानियाँ हैं मेरे सामने पास में, जिनसे इनको जोड़ के मैं जोड़ना चाहूँगा, या आप अगर चाहें तो जोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ़ कहानियाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कहानी आती है सन 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के बाद की कहानी। जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़ा मंथन किया गया। मंथन इस बात पे था कि आखिर इतना बड़ा जो विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम था, वो किस तरीके से हुआ और क्या इसकी वजह रही। आपको बताना एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का कहा जाता है, या फिर अंग्रेज इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, लेकिन हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पे ऐसा कहा है, कई सारे लेखकों ने जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसा समय था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे थे, साथ में खाना खाते थे। ब्राह्मण्स उस ज़माने में, जो कि अपने आप को कई सारी चीज़ों में आगे मानते थे, वो भी मुस्लिम्स के हाथ में पानी पीने में परहेज़ नहीं किया करते थे। इस तरीके की बात लिखी गई है। उसके बाद हिंदू-मुस्लिम यूनिटी एक बहुत बड़ा कारण माना गया। जैसे कि आपको पता होगा कि जब सिपाही म्यूटिनी हुई और उसके बाद मंगल पांडे जी की शहादत हुई, जब वो शहीद हो गए, उसके बाद जब सिपाहियों ने विद्रोह करके और ग्वालियर की तरफ कब्ज़ा कर लिया, ग्वालियर के किले पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़े और उन्होंने दिल्ली में जाकर के बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को अपना बादशाह मान करके और उनके झंडे के तले लड़ने का ऐलान कर दिया, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा जो आंदोलन के सिंबॉलिक नेता कह लीजिए, या सिंबॉलिक सिंबॉलिक दिल्ली को उन्होंने हेडक्वार्टर मान लिया, अपना किला मान लिया, और उसके झंडे के तले पूरा देश लड़ने को तैयार हो गया, जिसमें झांसी की रानी थी और बहुत सारे तात्या टोपे, नाना साहेब और इस तरीके के कई सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लड़ने को तैयार हो गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने
एक नई पॉलिसी ले आई जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल इंडिया में पूरे तरीके से जो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि भारत में जो कम्युनल टेंशन है वो 1857 के बाद बढ़ती चली गई। इसके बारे में जो नीतियां थी जो कि उल्लेखनीय है इसमें, सबसे बड़ी बात है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल में दो पार्ट थे। एक पार्ट में जहां हिंदू बाहुल्य इलाका हुआ करता था और एक पार्ट था जहां पे मुस्लिम बाहुल्य इलाका हुआ करता था, लेकिन इनके बीच में कोई टेंशन नहीं हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके को, पार्टीशन ऑफ बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य इलाके को दूसरे प्रोविंस में डाल दिया और हिंदू बाहुल्य इलाके को दूसरे प्रोविंस में डाल दिया। और इसका पूरे रूप से एक ही कारण था कि कैसे करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी है उसको तोड़ा जाए। इसके बाद क्या हुआ कि और ये बात जरूर है कि ये 1905 में लिया गया फैसला 1911 में ब्रिटिश सरकार को उलटना पड़ गया, लेकिन उन 6 सालों में जो टेंशन हुई थी, जो जिस तरीके का कम्युनल एजेंडा ब्रिटिशर्स ने चलाया था, उससे डेंट पहुंच चुका था और कम्युनलिज्म का एक जहर जो है बंगाल की जमीन पर फैल चुका था। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स का 1909 में एक नियम लेकर के आए जिसके तहत हिंदुओं के लिए अलग इलेक्टोरेट, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट, क्रिश्चियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग धर्म और संप्रदाय के नाम पे इलेक्टोरेट, मतलब हर एक व्यक्ति अपना ही नेता सिर्फ चुनेगा, अपनी कम्युनिटी से नेता चुनेगा। इस तरीके का उन्होंने सिस्टम लेकर के आ गए। एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए। एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने जो है तो हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग रखने का प्रयास किया। उस तरीके के काफी सारी चीजें की। और एक इसका एक प्रारूप भी था, अगर आप देखेंगे तो इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी उस समय पे, अ, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनी थी। और वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो आगे जाकर के पाकिस्तान के विभाजन की डिमांड करती है और बाद में जाकर के पाकिस्तान एक भारत के विभाजन की डिमांड करती है और पाकिस्तान जन्म होता है उसके बाद में। ये हो गई ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश में कम्युनल टेंशन बढ़ा करके अपना राज चलाने का प्रयास किया, उसके बारे में एक बात। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा हिटलर के बारे में। अब हिटलर ने विरोधी प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, आप चाहें तो जिससे चाहे आप रिलेट कर सकते हैं, इसे आजादी है आपको। नाजी शासन ने क्या किया था, मीडिया, साहित्य, फिल्में, सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से यहूदियों के के विरोध में प्रचार किया और उसे बहुत ही प्रभावी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उसे फैलाया। और उन्हें जर्मनी की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हर तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया। उनमें उन्हें लालची कहा गया और सारी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसे कहते हैं स्केपगोटिंग। मतलब आपकी अगर जितनी भी समस्याएं हैं वो यहूदियों की वजह से ऐसा जर्मनी में, नाजी जर्मनी में फैलाया गया। और उसका प्रभाव ये रहा कि जर्मनी में रहने वाले जो गैर यहूदी जो जनता थी उनके मन में यहूदियों के खिलाफ जो है तो अ, कई सारी गलत भावनाएं भड़कने लगी और वो यहूदियों को साथ नहीं देने लगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई और यहूदियों के खिलाफ जनता होने लगी। इसके बाद अगर आप देखें तो एक उन्होंने न्यूरम्बर्ग लॉस करके एक 1935 में इसे कहते हैं न्यूरम्बर्ग लॉ। इससे क्या हुआ था, इन कानूनों ने यहूदियों के उनकी वंशावली के आधार पर परिभाषित किया और यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच विवाह, यौन संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यहूदियों को उनकी नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। ये इस न्यूरम्बर्ग लॉ जो था 1935 में आया था, उसका कारण वो इस वजह से आया था। इसके बाद एक क्रिस्टलन 1938 में जो था, 19 नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में भी इसे जाना जाता है।
इस राज्य में प्रायोजित प्रोग्रामों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदी व्यवसायियों और आराधनली और जितने उनके पूजा घर थे, उनको नष्ट किया गया और उसके बाद हज़ारों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया और हत्या की गई। होलोकॉस्ट आप भूल नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर यहूदियों को अपनी पहचान अपनी शर्ट में, जब भी वो बाहर निकले तो उन्हें अपनी पहचान अपनी शर्ट में या कपड़ों में पहन के निकलनी पड़ती थी, जिससे कि उन्हें अलग से पहचाना जा सके। एक देश जो चल रहा होता है उसमें हमें अपने ही आम जनता जो चल रही है, मैं मानता हूं कि इस बात आम जनता जो है उसको नॉर्मल काम करते समय अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या आवश्यकता है। हर रोज हर जगह पे अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या आवश्यकता है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है, जब उसे प्रूव करना पड़े, जरूरत हो तो आप प्रूव करें किसी लीगल काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जहां पर आपको किसी से किसी तरीके का व्यवसाय करना हो। हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके की आइडेंटिटी को आप देश से जोड़ते हैं और अपनी सारी समस्याओं के लिए, आप देश की सारी समस्याओं के लिए किसी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं, तो आपके देश में एक नया अ, बहुसंख्यक जो है सिस्टम बैठ जाता है, या फिर एक ऐसा डर का माहौल बैठ जाता है लोगों के बीच में, जिससे कि शायद ये किसी न किसी तरीके से ओवर रिएक्ट हो जाए आगे जा करके। और हमें बहुत ही इस बात की चिंता है कि जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके के फैसले सरकार ले रही है, वो फैसले किस तरीके से आगे जा करके उनका परिणाम होगा, हमें पता नहीं। और आज मैं अब आगे बढ़ते हैं एनडीए में जो अभी उनके घटक दल हैं, उनमें से जेडीयू, आरएलडी, इन दोनों ने अपनी-अपनी जो जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी, इन तीनों ने ही इस फैसले के खिलाफ जो है तो एनडीए सरकार को और मोदी सरकार को कहा है, और उन्हें कहा है कि यूपी सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इस फैसले को वापस ले लें। कई लोगों ने इस पे मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, कई लोगों ने कहा कि हलाल सर्टिफ़िकेशन की बात करी। अब हलाल सर्टिफ़िकेशन के ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हलाल सर्टिफ़िकेशन जो मेरी जानकारी है, वो इसका मतलब होता है कि जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो हलाल हैं कि नहीं है, मतलब मुस्लिम्स जो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। हलाल सर्टिफ़िकेशन उससे रिलेटेड है कि वो उनके खाने लायक है कि नहीं है। बेसिकली जैसे अगर हम हिंदू धर्म में हैं, तो किसी भी चीज़ में हम वेज, नॉन-वेज देखते हैं। तो नॉन-वेज में भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर किसके मांस से बनी हुई है। हम गौ हत्या हमारे यहाँ बैन है, और गाय हमारे लिए पूज्य। एक देश जो चल रहा होता है उसमें हमें अपने ही आम जनता जो चल रही है, मैं मानता हूं कि इस बात आम जनता जो है उसको नॉर्मल काम करते समय अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या आवश्यकता है। हर रोज हर जगह पे अपनी आइडेंटिटी बताने की क्या आवश्यकता है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है, जब उसे प्रूव करना पड़े, जरूरत हो तो आप प्रूव करें किसी लीगल काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जहां पर आपको किसी से किसी तरीके का व्यवसाय करना हो। हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके की आइडेंटिटी को आप देश से जोड़ते हैं और अपनी सारी समस्याओं के लिए, आप देश की सारी समस्याओं के लिए किसी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं, तो आपके देश में एक नया अ, बहुसंख्यक जो है सिस्टम बैठ जाता है, या फिर एक ऐसा डर का माहौल बैठ जाता है लोगों के बीच में, जिससे कि शायद ये किसी न किसी तरीके से ओवर रिएक्ट हो जाए आगे जा करके। और हमें बहुत ही इस बात की चिंता है कि जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके के फैसले सरकार ले रही है, वो फैसले किस तरीके से आगे जा करके उनका परिणाम होगा, हमें पता नहीं। और आज मैं अब आगे बढ़ते हैं एनडीए में जो अभी उनके घटक दल हैं, उनमें से जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी,
इन तीनों ने ही इस फैसले के खिलाफ जो है तो एनडीए सरकार को और मोदी सरकार को कहा है और उन्हें कहा है कि यूपी सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इस फैसले को वापस ले लें। कई लोगों ने इस पे मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, कई लोगों ने कहा कि हलाल सर्टिफ़िकेशन की बात करिए। तो हलाल सर्टिफ़िकेशन के ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हलाल सर्टिफ़िकेशन जो मेरी जानकारी है, वो इसका मतलब होता है कि जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो हलाल हैं कि नहीं है, मतलब मुस्लिम्स जो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। हलाल सर्टिफ़िकेशन उससे रिलेटेड है कि वो उनके खाने लायक है कि नहीं है। बेसिकली जैसे अगर हम हिंदू धर्म में हैं, तो किसी भी चीज़ में हम वेज, नॉन-वेज देखते हैं, तो नॉन-वेज में भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर किसके मांस से बनी हुई है। हम गौ हत्या हमारे यहाँ बैन है और गाय हमारे लिए पूजनीय है, सैक्रेड है और हम उसको के लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं। उसी तरीके से मुस्लिम्स भी कई सारी चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं। तो हम जैसे जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, वैसे तो मैं अ कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें कोई भी नॉन-वेज खाते हैं तो वो किसका मांस है? मतलब लोग चिकन, मटन, फिश ये काफ़ी लोग खाते हैं, पर हमारे यहाँ बीफ खाने वाले हिंदू बहुत ही कम होंगे, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है। जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी इन तीनों ने ही इस फैसले के खिलाफ जो है तो एनडीए सरकार को और मोदी सरकार को कहा है और उन्हें कहा है कि यूपी सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इस फैसले को वापस ले लें। कई लोगों ने इस पे मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, कई लोगों ने कहा कि हलाल सर्टिफ़िकेशन की बात करिए। तो हलाल सर्टिफ़िकेशन के ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हलाल सर्टिफ़िकेशन जो मेरी जानकारी है, वो इसका मतलब होता है कि जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो हलाल हैं कि नहीं है, मतलब मुस्लिम्स जो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। हलाल सर्टिफ़िकेशन उससे रिलेटेड है। कि वो उनके खाने लायक है कि नहीं है। बेसिकली जैसे अगर हम हिंदू धर्म में हैं, तो किसी भी चीज़ में हम वेज, नॉन-वेज देखते हैं, तो नॉन-वेज में भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर किसके मांस से बनी हुई है। हम गौ हत्या हमारे यहाँ बैन है और गाय हमारे लिए पूजनीय है, सैक्रेड है और हम उसको के लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं। उसी तरीके से मुस्लिम्स भी कई सारी चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं। तो हम जैसे जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, वैसे तो मैं अ कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें कोई भी नॉन-वेज खाते हैं तो वो किसका मांस है? मतलब लोग चिकन, मटन, फिश ये काफ़ी लोग खाते हैं, पर हमारे यहाँ बीफ खाने वाले हिंदू बहुत ही कम होंगे, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है। उसी तरीके से हलाल सर्टिफ़िकेशन भी उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी बताने का जो हमें समझ में आता है, वो सीधे के सीधे जो है आर्थिक बहिष्कार से जुड़ा हुआ हमें समझ में आता है कि मुस्लिमों का या फिर ऐसे लोगों का जो कि मुस्लिमों का ख़ास तौर से आर्थिक बहिष्कार करने का एक कारण हमें समझ में आता है। अब मेरे एक और सवाल ये है कि पहले के ज़माने में ब्राह्मण्स या अपर कास्ट जो होते थे, वो जो है तो एससी, एसटी और ओबीसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते थे। आज जो अपर कास्ट के लोग हैं, जब वो निकलेंगे यात्रा के लिए, तो क्या वो इस चीज़ को देख कर के जाएँगे कि सामने वाले का सरनेम क्या है? इस तरीके से खाना खाने जाएँगे? और अगर इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? और और कहाँ तक हम जाएँगे इस तरीके के डिवाइड को लेकर के? आज हम रिलीजियस लाइन में डिवाइड कर रहे हैं। आगे जाकर के हो सकता है हम कास्ट के लाइन पे डिवीज़न की बात करें। जब सोशल मूवमेंट की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, कास्ट डिवीज़न नहीं कहते, उसे कहते हैं अपने 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 अधिकारों की माँग कहते हैं उसे। लेकिन जब आप आइडेंटिटी के ऊपर कि किसके हाथ का बना खाएँगे, किसके हाथ का बना नहीं खाएँगे, इससे रिलेटेड बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही डिविसिव पॉलिसी है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये वीडियो आज हम जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी चिंता ये है कि कहीं इससे समाज में नफ़रत ना फैले और किसी एक समाज को ऐसा ना लगे कि वो उसे टारगेट करके नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि देश हम सबका है और हमें इस देश का पूरे तरीके से ध्यान रखना है और हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। एकता और अखंडता जो कि सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे बड़ा स्लोगन है, एकता और अखंडता। बिल्कुल, एकता और अखंडता के साथ हैं हम
और जो भी इसके लिए खतरा बने, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आगे इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।